अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे काम करता है आपके जिस्म में। बहुत दफ़ा आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर कोई चीज़ है, ब्लड प्रेशर की हम दवाई बताते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने का तरीका बताते हैं, ब्लड प्रेशर को किस खुराक से कम कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें तो आप सुनते ही रहते होंगे, लेकिन आखिर ये ब्लड प्रेशर आपके जिस्म में करता क्या है, काम कैसे कर रहा होता है, क्या चीज़ ये करता है, तो इसका जायज़ा लेंगे इस वीडियो में। ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हुए कुछ अहम चीज़ें जो हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर से मुताल्लिक होती हैं, तो उनका मैं बताता हूँ। जैसे खून की नालियाँ ब्लड प्रेशर के लिए जो अहम चीज़ है उनमें पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे वो खून जो इन नालियों के अंदर मौजूद होता है, और तीसरे नंबर पे वो दिल जो पंप करता है इस खून को पूरे जिस्म के अंदर। अगर नालियों की हम बात करें, आपका जिस्म की जो भी हाइट हो, लेकिन इसके अंदर जो खून की नालियाँ मौजूद होती हैं वो गुच्छे, वो इतनी ज़्यादा आपको पता है इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं कि इतनी सर्कुलेटरी ये एक चीज़ है कि अगर आपकी खून की नालियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के कहीं पे फैलाया जाए तो 95,000 किलोमीटर बनता है। ये इतनी ज़्यादा खून की नालियाँ होती हैं जो एक दूसरे के साथ साथ ऐसे सर्कल में चल रही होती हैं। अब खून की जो ये नालियाँ होती हैं, जिस खून को लेके ही जाती हैं, आपके जिस्म के अंदर 5 लीटर खून होता है। लेकिन ये जब इसको सारा दिन, क्योंकि इन्होंने पंप करना होता है, जब हार्ट पंप करता है तो ये खून को भेजता है पूरे जिस्म के हर हिस्से की तरफ। तो वो जो सर्कुलेशन बनती है, अगरचे होता 5 लीटर है, लेकिन कम से कम 7,500 लीटर एक दिन में वो सर्कुलेट होता है, या सर्कुलेशन का जो वॉल्यूम बनता है। वैसे टोटल आपके जिस्म में 4 से 5 लीटर खून होता है। तो तीसरी चीज़ है दिल। अब हार्ट जो है, जब कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती है और जब तक ज़िंदा इंसान रहता है और वो दुनिया से नहीं चला जाता, तो इस पूरे सारे टाइम के दौरान हार्ट जो है वो धड़कता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, वो धड़कता है और वो वापस अपनी नॉर्मल हालत में आता है, रेस्टिंग हालत में आता है। और ये 1 मिनट में आपको पता है कि एवरेज 72 दफ़ा होता है। इसका मतलब ये है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये इसका ताल्लुक है ब्लड प्रेशर के साथ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वो खून जो खून की नालियों के अंदर मौजूद है उसको पुश करता है, उसको फेंकता है इतनी ज़ोर से ताकि वो जिस्म के आपके हर हिस्से तक, सर से लेके पैर तक और उंगलियों की छोटे छोटे जो पोर होते हैं वहाँ तक ये खून पहुँच जाए। क्यों पहुँचे? क्योंकि इसी खून के अंदर ऑक्सीजन है, इसी के अंदर न्यूट्रिशन है, इसी के अंदर सब कुछ है। अब हार्ट को जब ये इसको पुश करना पड़ता है तो खून जब गुजरता है तो ये दीवारों के पास से गुजरता है। खून की नालियों की दीवारें होती हैं जो लचकदार होती हैं। अब जब वहाँ से गुजरता है तो एक ख़ास किस्म का प्रेशर उन दीवारों के ऊपर पड़ता है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब वो दिल धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ज़्यादा प्रेशर, यानी क्योंकि पुश करता है हार्ट, ब्लड को धक्का देता है, तो दीवार के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जिसको हम सिस्टोलिक या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन जब दिल रिलैक्स करता है और वही खून वापस इकट्ठा होता है दिल के अंदर, तो उन्हीं नालियों के ऊपर, खून की नालियों के ऊपर दबाव कम पड़ता है, तो जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसको हम डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल कितना होता है? 120/80। 3 फैक्टर ख़ास तौर पर ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाते हैं। एक, अगर तो जो ये खून की नालियां हैं इनमें तंगी आ जाए, तंगी आएगी तब भी जाहिर है कि वो प्रेशर, यानी खून तो प्रेशर मार रहा है, लेकिन खून की नालियों में तंगी आ जाए तब प्रेशर बढ़ जाता है। अगर इसी तरह से अगर जो खून इसके अंदर मौजूद है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, वो ज़्यादा थिक हो जाए, तो उस सूरत में भी खून की नालियों के अंदर जो दबाव होता है वो बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि जब किसी को स्ट्रेस होता है, जब किसी को कोई ज़हनी परेशानी होती है, तो हमारे जिस्म में जो हार्मोन पैदा होते हैं, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, जिनको स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, तो वो खून की नालियों में जकड़ाव पैदा करते हैं, वो नर्विंग करते हैं ताकि खून ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिल और जो अच्छे दिमाग और इनकी तरफ जाए। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अब दिल तो धड़क रहा है और हो सकता है कि स्ट्रेस के वक्त ज़्यादा धड़क रहा हो, लेकिन आगे से रेजिस्टेंस या मज़ाहमत ज़्यादा है खून की नालियाँ तंग होने से, तो ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा। इसीलिए स्ट्रेस में देखा है। फिर इसी तरह से आपने देखा कि जब आप नमक वाली चीज़ खाते हैं, तो नमक वाली चीज़ खाने से क्या होता है कि नमक आएगा खून की नालियों के अंदर, साथ वो पानी को खींचेगा, तो खून के नालियों के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, और जब फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तब ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। खून की नालियाँ तंग हो जाएं तब ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, या खून आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो तब दिल को ज़्यादा प्रेशर
जनरेट करना पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो तब जो है ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जो है आप एक गली है जिसकी दीवारें हैं, उनके अंदर एक लचक है, तो उसमें से बहुत सारा हजूम गुजर रहा है, वो अगर ज़्यादा गुजरेगा, बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा तो दीवारों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अगर किसी वजह से आप दीवारों को करीब करीब कर दें तो उस पूरी नाली के अंदर वो जो प्रेशर है, दबाव, वो बढ़ जाएगा। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ब्लड प्रेशर का, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 ऊपर वाला और नीचे वाला 90, यानी सिस्टोलिक 140 और जो डायस्टोलिक है वो 90 से ज़्यादा रहना शुरू हो जाए, तो ये दबाव फिर मुसलसल खून की नालियों पे पड़ता है, और इस मुसलसल दबाव की वजह से एक दिन वहाँ पे कोई ज़ख़म हो जाता है खून की नाली के अंदर। अब जो ज़ख़म होता है तो हमारा जो मुदाफ़िती निज़ाम है उसको फौरी तौर पे पता चल जाता है कि फ़लाँ जगह पे एक ज़ख़म हुआ है। उसको ठीक करने के लिए वो वाइट ब्लड सेल या आर्मी भेजती है। जैसे वाइट ब्लड सेल वहाँ पे इकट्ठा होते हैं उसको ठीक करने के लिए, प्लेटलेट्स वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो साथ ही जो फैट सेल जा रहे होते हैं वो भी वहाँ पे चिपकना शुरू कर देते हैं। इसके नतीजे में वहाँ पे एक लोथड़ा बन जाता है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस का अमल कहते हैं, और एथेरोमा इस लोथड़े को कहते हैं। लेकिन इशू क्या है कि जो खून की नालियों की साख्त है और इस एथेरोमा या इस एथेरोस्क्लेरोसिस की साख्त है, उसमें ये फ़र्क है कि जो एथेरोमा होता है वो नाजुक होता है। अब देखें, ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा रहा, पहले एक ज़ख़म हुआ जिसके नतीजे में ये लोथड़ा बना, लेकिन अगर वही प्रेशर फिर बहुत जल्द इसको ज़ख्मी कर देता है। जब ये ज़ख्मी होता है तो फिर बड़ी तेज़ी से प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल और प्रोटीन और जो LDL कोलेस्ट्रोल, ये सारी चीज़ें गुजर रही होती हैं, ना सिर्फ वहाँ पे इकट्ठी होती हैं बल्कि ऑक्सीडेशन हो जाती है। उसके इकट्ठा होने से खून की नाली जो है वो बंद होती है, या अचानक से ज़्यादा बंद हो जाएगी अगर लोथड़ा जल्दी से सब कुछ बंद कर देता है, या आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी बंद होगी कि जितना आगे ज़रूरत है, डिमांड है, वो उतनी रहेगी लेकिन सप्लाई कम हो जाएगी। तो वहाँ पे फिर मसले जन्म लेते हैं। खून की नालियों के कॉन्सेप्ट को समझना है और ब्लड प्रेशर को समझना है तो समझ आएगी कि इसी अमल से दिल का अटैक जन्म लेता है, इसी अमल से फालिज जन्म लेता है, इस्कीमिक स्ट्रोक जिसको कहते हैं, इसी अमल से गैंग्रीन होती है, जो टांगों में खून नहीं जाता। तो वहाँ पे अगर आप ये समझना चाहते हैं कि दिल को जो अटैक होता है या दिमाग को जो अटैक होता है फालिज का, तो उससे क्या हो जाता है, वहाँ पे क्या तब्दीली आती है, तो कभी खुदा ना खास्ता किसी को अगर गैंग्रीन हो तो जिस तरह से बाहर से आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कैसे एरिया डेड होता है। इसीलिए इन सब के लिए क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी। एंजियो कहते हैं खून की नाली को, प्लास्टी कहते हैं रिपेयर को, कि एक कैथेटर डाल के कहीं पे भी ये खून की नाली है। हमने तो ये समझ लिया है ना कि सिर्फ दिल की एंजियोप्लास्टी होती है, दिमाग की भी एंजियोप्लास्टी होती है, आपकी टांगों की खून की नालियों की भी एंजियोप्लास्टी होती है, दिल की खून की नालियों की भी होती है। एंजियोप्लास्टी से क्या होता है, कैथेटर डाल के उसको खोल देते हैं, उसका मकसद होता है रिस्टोर कर देते हैं, और उसका मतलब होता है रीकैनलाइज कर देते हैं, रीचैनलाइज कर देते हैं, कोई भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये खुला रहे तो वहाँ पे एक स्टेंट डाल देंगे ताकि वो उसको खुला रखे। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर आपके जिस्म में कैसे काम करता है। जब एक दफ़ा आपको ये समझ आ जाएगी तो आप इसको कोशिश करेंगे कि आप ठीक ही रखें, ना कि इसको आप ख़राब रहने दें। ब्लड प्रेशर ऊपर है तो उससे मसला बनता है। इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छी लगती है वीडियो तो शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।